तो अपना जो 4th यूनिट में एक पेज लास्ट वाला बाकी था वो कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चंस कर लिए थे आपको, जो 10 क्वेश्चन या 12 जितने भी थे वो हो गए थे ना सारे। पूछना है क्या कोई सा? ठीक है, आसानी थे शायद वो, और कुछ पूछना है तो आप पूछ लो। लास्ट वाला क्या बता देता हूँ, पहले वही बता देते हैं, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन। यही था क्या वो? 4th यूनिट में कौन से यूनिट में आ गया? अपन 3rd में थे क्या? ठीक है, सॉरी। अच्छा, इसका लास्ट वाला था, ट्रेड नेगोशिएशंस वाला। तो इसमें एक तो लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, क्या है? WTO कमिटमेंट्स। कमिटमेंट्स का मतलब है वे WTO के क्या इरादे हैं, या WTO जो है वो एक तरीके से अपन प्रिंसिपल जैसा ही कुछ है, ये है ना। कमिटमेंट का मतलब ये होता है ना कि उसको करना क्या है, भाई मेरा कमिटमेंट क्या है, आपका कमिटमेंट क्या है, वैसे। तो ऐसे बोल रहा है ये। तो क्या बोल रहा है? अफेक्ट डेवलप्ड कंट्रीज एडवर्सली बिकॉज दे हैव कंपैरेटिवली लेस एग्रीकल्चरल गुड्स। अफेक्ट डेवलपिंग कंट्रीज मोर बिकॉज दे नीड टू मेक रेडिकल एडजस्टमेंट। हाँ, सीधी सी बात है, बी आएगा। WTO के कमिटमेंट्स मतलब WTO बोलता है ना आप ट्रेड बैरियर्स हटाओ, ये मत करो, वो मत करो, तो ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा? किस पे पड़ेगा? डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि उनको बेचारों को एडजस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल भी दिया था, मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई तुम कल सब लोग 10-10 हज़ार रुपये लेके आना, अपन घूमने चलेंगे, तो जिसके घर पे अच्छा पैसा है वो तो ले आएगा, लेकिन जो डेवलपिंग है या जो लेस डेवलप्ड है या अभी उनकी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो उसको इफेक्ट ज़्यादा डालेगा, क्योंकि वो इतना जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, ऐसा है ये। तो WTO कमिटमेंट, तो इस बुक में या आपके इस यूनिट में WTO की बुराइयां नहीं कर रखी है, मतलब लिमिटेशंस या डीमेरिट्स। तो मैं बता दूं, WTO की सबसे बड़ी बुराई यही है कि वो उस पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना उनका पक्ष लेता है और उनके हिसाब से रूल्स बनाता है, और डेवलपिंग कंट्रीज के हिसाब से रूल्स नहीं बनाता है। और ये एक कॉमन सेंस की बात है, आप सब समझदार है, आपके पूरे खानदान में जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, जिसकी जानकारी अच्छी है, सब लोग उसी का पक्ष लेंगे, चाहे वो सही है चाहे गलत है ना। ये हर जगह होता है, कोई WTO ही नहीं है। तो भाई WTO में सीधी सी बात है, अमेरिका की ज़्यादा चलेगी या नेपाल की ज़्यादा चलेगी? अमेरिका की। भाई जिसका स्ट्रक्चर है, जिसका पैसा है, जिसका पावर है, उसी की चलेगी, सीधी सी बात है। यहाँ कौन सही है कौन गलत है ये नहीं देखा जाता है ना। जब आपके पास पावर होता है ना तो गलत भी सही हो जाता है। तो वैसा ही WTO पे भी आरोप लगाया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा है। तो आप अगर आप डीमेरिट या बुराई करके लिखना चाहो ना, तो 11वें क्वेश्चन में ही लिख लेना कि WTO की ये सबसे बड़ी बुराई मानी जाती है कि WTO जो है ना वो डेवलप्ड कंट्रीज को ज़्यादा फेवर करता है, और डेवलपिंग और लेस डेवलप्ड कंट्रीज उससे इतनी खुश नहीं है। हालांकि वो इक्वलिटी या साथ लेके चलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी जब रूल्स बनते हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज का ये मानना रहता है कि हमें ज़्यादा टाइम दिया जाए, हमें और ज़्यादा टाइम दिया जाए, है ना। और वो सही भी है। आओ भाई, समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। और लास्ट में जो मैंने एक आधा पैरा जो छोड़ा था वो भी मैं बता देता हूँ क्या है उसमें। G20 इकोनॉमी फैसिलिटेटिंग ट्रेड। तो G20 मैंने बोला था कि 20 जो अच्छे पावरफुल देश हैं उनको G20 बोला जाता है। अब ये क्या है देखते हैं। While some trade restrictive measures have been lifted by G20 countries, the report indicate the need has been going to wrong direction. Export restrictions contribute to shortly price volatility. चलो ये ऊपर वाली लाइन ने छोड़ दो, यहाँ चौथी लाइन बोल रही है G20 economies must build on their collective pledges from the 12th ministerial conference and demonstrate leadership to keep market open. तो ये सब सीधी सी बात है, मार्केट को ओपन करना चाह रहे हैं और प्रिडिक्टेबल करना चाह रहे हैं। ये पहली बार तो आया नहीं है। अरे फ्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, ट्रांसफरेबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये शब्द पहले भी आए अगर आप पढ़ के आए हैं तो।
so that food and fertilizer in particular can flow where they are needed, said WTO डायरेक्टर जनरल। यही है क्या अभी भी डायरेक्टर जनरल? मैंने आपको बोला था लिख लेना, तो प्लीज़ इसको अंडरलाइन करना कि पूछ ले कि कौन है प्रेजेंट में, तो अगर यही है तो ये, नहीं तो आपको बोला गूगल से आप देख लेंगे। यही है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। और कौनजो है ना, इवेला, who will be attending the G20 leader summit in Bali, Indonesia on 15-16 नवंबर। ठीक है, फिर उसके बाद रिपोर्ट इंडिकेट कोविड में, ये कुछ मुझे नहीं लग रहा कि कुछ इसमें खास है यार। तो इस पूरे पैरा में ये बोला हुआ कि G20 के जो देश हैं उन वो भी आपस में बैठ के वही सारी बातें कर रहे हैं, एंटी डंपिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, है ना, सब्सिडी कम करने पे बात कर रहे हैं, व्यापार को बढ़ाने पे, बस वही बातें हैं सारी की सारी, है ना। तो छोड़ दो इसको, लास्ट वाले पैरा को देख लो क्या है ना, क्योंकि ये कुछ है नहीं ऐसा कि भाई जो कोई ऑथेंटिकेट कंटेंट हो, है ना, तो आप बेमतलब में क्यों माथा लगाओ। द WTO ट्रेड मॉनिटरिंग रिपोर्ट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय WTO सेक्रेटरीट सिंस। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि WTO की ट्रेड मॉनिटरिंग रिपोर्ट कौन बनाता है? WTO सेक्रेटरीट बनाता है 2009 से। G20 मेंबर्स कौन कौन है? अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, द यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, द रशियन फेडरेशन। आप ये याद कर सकते हैं अगर आपसे याद हो जाए तो, मोटा मोटी देख लेना कि G20 के मेंबर्स आपकी बुक में कौन कौन से है ना। करंट में मत देखना, ये भी कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं ना, तो आप ये लास्ट वाले पैरा को देख लेना, बाकी कुछ नहीं है। बस बाकी यही बोल रहा है इस पूरे G20 वाले मामले में कि व्यापार को ओपन करने की बात है, फ्री करने की बात है, टैरिफ को कम करने की बात है ना, रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस करने की बात है, ये सब बातें, एंटी डंपिंग की बात है। एंटी डंपिंग अपन ने पढ़ ही लिया था, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो पढ़ने लायक है या पूछने लायक है। लास्ट वाला अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। अब आप सेकंड यूनिट में आ जाओ। क्वेश्चन जो पीछे वाले थे उनमें अगर एक भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी, ये पढ़ते हैं, ट्रेड पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये ट्रेड पॉलिसी है ना, ये इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी है, तो आप हेडिंग में ये एक बार इसमें नाम है वो डाल देंगे, द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी, है ना। ये लोकल ट्रेड पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स है। अब इंस्ट्रूमेंट्स का काम क्या होता है? जैसे अपन लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं, फिस्कल पॉलिसी के भी इंस्ट्रूमेंट पढ़े, अरे पढ़े या नहीं पढ़े तुम लोगों ने, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेजर्स। तो इंस्ट्रूमेंट्स का काम होता है कम ज़्यादा करना। तो इंस्ट्रूमेंट्स क्या करती है? अगर लग रहा है कि एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब वो किस तरीके से करेंगे वो देख लेंगे। और अगर लग रहा है इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है? इंपोर्ट्स को कम करना। अब ये इंस्ट्रूमेंट्स कौन यूज करेगा? भाई गवर्नमेंट करेगी यूज, सीधी सी बात है। तो यहाँ देखिए, तो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना वो क्या होते हैं और टाइप्स उनके कौन कौन से हैं? मतलब कुल मिला के इतनी सी बात है, इंटरनेशनल ट्रेड को कम ज़्यादा करने के लिए जो जो टेक्निक्स या जो जो कांड सरकार करती है वो सब इंस्ट्रूमेंट्स है ना। अब उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है, वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है। एक तो टैरिफ, टैरिफ मतलब टैक्स, है ना, जो इंटरनेशनल वस्तुओं पे जो टैक्स लगता है उसी को टैरिफ बोलते हैं, ठीक है। और एक होते हैं नॉन टैरिफ मीजर्स। तो एक तो होते हैं टैरिफ मीजर्स, एक होते हैं नॉन टैरिफ मीजर्स, है ना। कैसे? जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट को टैक्स कम ज़्यादा करके, मतलब टैक्स को अगर आप बढ़ा दोगे, मान लो एक्सपोर्ट्स पे अगर आपने टैक्स बढ़ा दिया, इंपोर्ट्स पे नहीं एक्सपोर्ट्स पे, तो बताओ आपके एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अगर इंपोर्ट्स पे आपने टैक्स बहुत कम कर दिया तो इंपोर्ट बढ़ जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, है ना।
और ज़्यादा भी हो जाएंगे। सही बात है या नहीं? अरे है या नहीं? मतलब अगर आप टैक्स की वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कम ज़्यादा कर रहे हो तो वो टैरिफ मेजर्स होते हैं। और नॉन टैरिफ मेजर्स कौन से होते हैं? जो टैक्स की वजह से नहीं होते, अदर चीज़ों की वजह से होते हैं। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो आप मान लो ड्यूरिंग द सेशन क्लास चल रही है, कोई भी बच्चा लेट आता है तो टीचर उसको बोलता है कि 1 मिनट लेट होने का 1 रुपया है, 2 मिनट लेट होने के 2 रुपये। तो आप उस पर पैसे इसीलिए लगा रहे हो ना ताकि बच्चा टाइम पे आ जाए। 7 मिनट लेट हो रहा है तो 7 रुपये उसको देने हैं, है ना, और कोई पनिशमेंट नहीं है। तो ये कौन सा मीजर हो गया? टैरिफ मीजर, टैक्स वाला मीजर, पैसे वाला मीजर हो गया। समझ गए बात को? और अगर वो बोले कि लेट आओ, 1 मिनट लेट आओगे तो आपको 1 मिनट तक, है ना, मुर्गा बनाया जाएगा। 2 मिनट लेट आओगे तो 2 मिनट तक मुर्गा बनाया जाएगा। 3 मिनट लेट आओगे तो उस हिसाब से, तो उसमें आपने मुर्गा बनाया, पैसे नहीं लिए ना। समझ रहे हो? तो वो है नॉन टैरिफ मेजर्स। तो अगर व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने या कम करने के लिए आप टैक्स को कम ज़्यादा करते हो तो वो होगा टैरिफ मेजर। और अदर चीज़ों की वजह से आप कम ज़्यादा करते हो तो वो कौन सा होगा? नॉन टैरिफ मेजर। जरूरी नहीं है ना कि व्यापार केवल टैक्स से ही कम ज़्यादा हो। आप मान लो डॉक्यूमेंटेशन वर्क बढ़ा दो, जो इंपोर्ट, जैसे जो तुम माल इंपोर्ट कर रहे हो ना, तो जो जिन बंदों ने एक्सपोर्ट किया है उनको बोलो ये कागज़ ला, वो ला, फलाना ला, ये ला, तो उससे भी वो परेशान होंगे। आपका इंपोर्ट कम होगा या नहीं होगा? सरकार तो कुछ भी कर सकती है, सीधी सी बात है या नहीं है? तो ऐसी बात है। तो ट्रेड को कम ज़्यादा करने के लिए 2 तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स काम आते हैं, एक तो टैरिफ मेजर्स और एक नॉन टैरिफ मेजर्स। और आपको ये भी बता दूं मैं कि इंपोर्ट्स की सिचुएशन में ही एक जनरली काम आते हैं। एक्सपोर्ट्स को बताओ कौन होगा जो कम करना चाहेगा? तो एक्सपोर्ट्स, भाई अपने एक्सपोर्ट को कोई कम करना चाहेगा क्या? नहीं करना चाहेगा। लेकिन उसकी भी कोई एक्सेप्शनल 1-2% केस बन जाती है। तो एक्सपोर्ट रिलेटेड मीजर्स तो बहुत ही छोटे से होंगे क्योंकि वो बहुत ही कम काम आते हैं। तो ज़्यादातर मीजर्स कैसे होंगे? इंपोर्ट रिलेटेड ही होंगे भाई। समझ में आ गई? मतलब अपन 95% या 98% तो इम्पोर्ट रिलेटेड ही होंगे भाई। इंपोर्ट्स को ही आप कम ज़्यादा करने पे टैक्स वैक्स लगाओगे, फलाना करोगे, लेकिन एक्सपोर्ट्स में तो एक ही ऑब्जेक्टिव है, बढ़ाना है एक्सपोर्ट्स को। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक्सपोर्ट्स को भी हम रेयर कंडीशंस में कम कर देते हैं। जैसे कैसे, मैं बता दूं तुम्हें कि अगर इंडिया मान लो पैसे वाला कंट्री है, वो श्रीलंका को गेहूं भेज रहा है और श्रीलंका के पास भी गेहूं है, तो श्रीलंका इंडिया के सामने हाथ जोड़ के बोल सकता है, भाई साहब आप तो बड़े हो, पैसे वाले हो, आप हमारे देश में गेहूं मत भेजो। समझ रहे हो क्या? क्यों नहीं भेजो? क्योंकि उससे हमारे फार्मर्स बर्बाद हो रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है पॉलिटिकली। तो हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट इंडियन फार्मर्स या इंडियन जो भी गेहूं को एक्सपोर्ट करने वाले हैं उनको मना कर देवे कि भाई आप इतने महीने तक एक बार गेहूं श्रीलंका में नहीं भेजोगे। लेकिन ऐसा रेयर केसेज में होता है। या कोई देश से अपनी लड़ाई हो गई है, मान लो जैसे अपनी पाकिस्तान से लड़ाई हो गई, तो पाकिस्तान में जो भी एक्सपोर्ट्स हो रहे थे तो वो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी? तुरंत बंद करेगी। तो ऐसे लेकिन रेयर कंडीशंस में होते हैं। लेकिन ज़्यादातर मेजर्स किस पे लगाए जाते हैं? इंपोर्ट्स पे। इंपोर्ट को ही टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाता है कि कम ज़्यादा टैक्स कम लगाएं, ज़्यादा लगाए, फलाना वलाना। लेकिन आप एक बात बताओ, टैक्स आप चाहे जितना लगा सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि वो WTO बैठा है ऊपर। तो ये टैरिफ वेरिफ और नॉन टैरिफ मेजर्स कायदे के ही लगाए जाएंगे, इसीलिए ये पढ़ाया जा रहा है। और WTO के एग्रीमेंट्स में भी है ये कि भाई इतना ही टैरिफ लगा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते हो, फलाना वलाना। समझ आ गई बात? आप ऐसे पिछले यूनिट में भी आपको पढ़ाया है कि आप किसी को ऐसे परेशान नहीं कर सकते कि भाई ये कागज़ ला, वो ला, है ना, बहुत सारे उसमें एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं। तो मेन तो ये है इस यूनिट में। अब अपने को केवल इतना ही पढ़ना है इसमें कि छांटने हैं कि सर टैरिफ मेजर्स कौन से होते हैं और नॉन टैरिफ मेजर्स कौन से होते हैं। तो इंट्रोडक्शन का कुछ खास उठाव नहीं है यहाँ पे देखिए। यहीं से आ जाओ आप, शुरू से ही टैरिफ से। टैरिफ मतलब टैक्स। और टैरिफ कौन से टैक्स को बोलते हैं? जो इंटरनेशनल ट्रेड पे लगाया जाता है ना। और आप मुझे बताओ, टैरिफ जनरली
इंपोर्ट्स पे लगेगा या एक्सपोर्ट्स पे लगेगा? इंपोर्ट्स पे। एक्सपोर्ट्स पे लग सकता है लेकिन रेयर, इसीलिए हम ये जो टैरिफ का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम ये मान के चल रहे हैं कि इंपोर्ट्स पे लग रहा है मेनली। एक्सपोर्ट्स पे लगेगा तो उसको स्पेसिफिकली अलग से लिख के देगा तुम्हें, है ना। तो ये बात है। तो टैरिफ मतलब टैक्स लिख दो। टैरिफ का मतलब इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स पे या इंपोर्ट्स पे लगने वाला टैक्स। एक्सपोर्ट्स पे भी लग सकता है लेकिन रेयर केसेज में लगेगा, इसलिए हम दोनों में मान के चल रहे हैं, लेकिन मेन जो होगा वो इंपोर्ट्स वाला ही होगा। एक्सपोर्ट्स पे भी लग सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ भैया ना। तो देखो क्या है, टैरिफ ऑल्सो नोन एज कस्टम ड्यूटीज। तो ये पूछा जा सकता है टैरिफ का ही दूसरा क्या नाम है? कस्टम ड्यूटी। आर बेसिकली टैक्सेज और ड्यूटीज इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विच आर इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड, है ना। अंडरलाइन कर लेंगे इस पहली लाइन को, सिंपल सी लाइन है ना। और लेकिन अपने मन में ये याद रखेंगे कि 99% तो किस पे लगेगा? इंपोर्ट्स पे। एक्सपोर्ट में रेयर किस सिचुएशंस में टैक्स लगते हैं, है ना। कोई भी देश नहीं चाहेगा कि वो अपने एक्सपोर्ट्स पे टैक्स लगाए। एक्सपोर्ट्स पे तो सब्सिडी दी जाती है ना। जो भी एक्सपोर्टर है उसको तो क्या किया जाता है, गवर्नमेंट हेल्प करती है कि भाई और बना तू और बेच, ताकि फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में आए। डिफरेंट टैरिफ आर जनरली अप्लाइड टू डिफरेंट कमोडिटीज। सिंपल सी बात है, अलग अलग टैक्स लगेंगे अलग अलग प्रोडक्ट पे। जैसे सिगरेट, जैसे अपन डोमेस्टिक मार्केट में बात करते हैं तो सिगरेट पे इन पे टैक्स ज़्यादा होता है ना। और जैसे एजुकेशन है उस पर टैक्स नहीं होता या बहुत कम होता है, तो वो है। तो आगे पढ़ते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज ए फिनेंशियल चार्ज इन द फॉर्म ऑफ ए टैक्स इम्पोज्ड एट द बॉर्डर। बॉर्डर मतलब वही इंटरनेशनल मार्केट में लगेंगे, तभी तो उसको टैरिफ बोल रहे हैं, तभी तो टैक्स वर्ड यूज नहीं हो रहा जनरली। बॉर्डर ऑन गुड्स गोइंग फ्रॉम वन कस्टम टेरिटरी टू अनदर, ठीक है। दे आर मोस्ट विजिबल। विजिबल मतलब दिख जाते हैं। दे आर मोस्ट विजिबल। भाई आप किसी से पैसा लोगे तो दिखेगा आपको साफ साफ, और वो अकाउंट्स में भी लिख जाएगा। लेकिन अगर आपने, मैंने अभी एग्जांपल दिया, किसी को मुर्गा बना दोगे तो आज बना दिया, 10 दिन बाद कोई ऐसे प्रूव कर सकता है क्या मुर्गा बनाया था? तो वो विजिबल नहीं, हाँ दिखेगा तो वो भी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक विजिबल नहीं रहेगा, वो जुड़ेगा नहीं ना कॉस्ट के अंदर। और आप उधर जहाँ हेडिंग है ना वहीं पे लिख लेंगे, जो थी ना यहाँ पे, किधर गए वो, टैरिफ तो हो गए विजिबल और नॉन टैरिफ होंगे इनविजिबल। इजीली पता लग जाता है भाई यहाँ टैक्स लग गया। अब आप किसी को डॉक्यूमेंटेशन में उलझाओगे, जैसे क्या होता है, जैसे कोई ऑफिसर है, आप किसी ऑफिस में काम करवाने जाते हो, ठीक है, आपसे सीधा पैसा मांग ले तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये पैसा मांग रहा है, काम करने में नाटक कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपको वो कागजों में बोले कि कल आना, ये कागज लेके आना, वो मम्मी का आधार कार्ड लाना, वो वहाँ साइन कराना, इसमें ऐसे करवाना वैसे करवाना, तो दोनों ही केस में आपको परेशान तो किया जा रहा है, लेकिन पैसे मांगेगा तो तुरंत पता लग जाएगा कि हाँ ऐसा है। लेकिन है ना, आपको इस तरीके से घुमाएगा ना तो इतना इजीली आपको पता नहीं लगेगा, तो वो इनविजिबल होते हैं ना, नॉन टैरिफ मेजर्स। तो देखिए क्या है, वो पैरा कोई पढ़ेंगे अपन। दे आर मोस्ट विजिबल एंड यूनिवर्सली यूज्ड ट्रेड मेजर्स to determine market access for goods. Instead of a single tariff rate, countries have a tariff schedule which specify the tariff collected on every particular good. तो हर गुड और सर्विस पे अलग अलग रेट होती है, एक रेट नहीं होती है हर देश की, ठीक है। अगर आप कोई रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहे हो तो अलग रेट होगी, जूतों की चप्पलों की अलग रेट होगी, है ना। कैमरे वैमरे बेच रहे हो तो अलग रेट होगी टैरिफ टैक्स लगाने की। इम्पोर्ट ड्यूटीज बीइंग परवेसिव देन एक्सपोर्ट ड्यूटीज, तो अच्छी बात है, इम्पोर्ट पे लगेगी ड्यूटी का मतलब टैरिफ, तो परवेसिव मतलब ज़्यादा व्यापक है, वाइड है, ज़्यादा यूज होती है। बताओ इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी या एक्सपोर्ट लगेगी? एक्सपोर्ट पे कौन ड्यूटी लगाएगा, लेकिन रेयर केसेज में, एक्सेप्शनल में लगाएगा। इसीलिए बोल रहा है इम्पोर्ट ड्यूटीज आर बीइंग परवेसिव, परवेसिव मतलब ज़्यादा वाइड है देन एक्सपोर्ट ड्यूटी। टैरिफ आर ऑफन आइडेंटिफाइड विद द इम्पोर्ट ड्यूटीज and in this unit the term tariff would refer to import duty। तो ये भी बोल रहा है कि इस यूनिट में टैरिफ आपको मेनली इंपोर्ट्स पे ध्यान रखना है, हालांकि एक्सपोर्ट्स पे भी लग सकता है क्या? हाँ जी लग सकता है। ये वैसे ही बात है कि पिताजी आप लोगों को पैसे देते हैं
लेकिन कभी कभी आप भी पिताजी को पैसे दे ही सकते हो, अरे है या नहीं है, वैसा सा खेल है। तो जनरली तो इंपोर्ट पे ही लगती है टैक्स, लेकिन एक्सपोर्ट्स पे भी कभी कभी लगाया जा सकता है, वो गवर्नमेंट की विल पे है, गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टेरिफ्स आर एम्ड एट, टेरिफ का क्या एम होता है? अल्टरिंग द रिलेटिव प्राइस ऑफ, टेरिफ से बताओ प्रोडक्ट की प्राइस कम ज़्यादा हो जाएगी या नहीं होगी? होगी। अल्टरिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड सो एज टू कॉन्ट्रैक्ट द डोमेस्टिक डिमांड एंड दस रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ दियर इंपोर्ट। समझ में आ गई होगी बात? भाई टैरिफ लगाओगे आप, जनरली किस पे लगाओगे? इंपोर्ट पे या एक्सपोर्ट पे? इंपोर्ट पे। तो आपने टैरिफ लगाया तो उसके दाम बढ़ जाएंगे उस प्रोडक्ट के, तो आपके देश में डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कम हो जाना, ताकि आप इंपोर्ट्स को रेगुलेट कर सको। टैरिफ लीव द वर्ल्ड मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स अनअफेक्टेड वाइल, तो टैरिफ से दूसरे देशों पे थोड़ी फर्क पड़ेगा, अपने देश पे ही पड़ेगा। इंडिया ने टैरिफ लगाया मान लो अमेरिका की चीज पे, तो इंडिया में ही तो महंगा होगा वो माल, विदेश में थोड़ी हो जाएगा। तो ये बोला टैरिफ लीव्स द वर्ल्ड मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स अनअफेक्टेड वाइल रेजिंग देयर प्राइसेज इन डोमेस्टिक मार्केट, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। द मेन गोल ऑफ टैरिफ, इंपॉर्टेंट लाइन है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, are to raise revenue for government and more importantly to protect the domestic import competing industries। तो टैरिफ से भाई रेवेन्यू तो आता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन रेवेन्यू कलेक्ट करने से ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट क्या है? आप अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए टैरिफ लगाते हो। मैंने कल परसों या पिछली क्लासेज में भी बार बार एग्जांपल दिया है कि अमेरिकन फार्मर का गेहूं अगर इंडिया में आता है, वो वहाँ पे सब्सिडी उसको मिल रही है, तो वो उसके 200 की कॉस्ट आ रही है, तो वो यहाँ पे 400 रुपये में बेच देगा, और इंडियन फार्मर के बेचारे के कॉस्ट ही 1000 की आ रही है, तो वो तो 1200-1300 से कम में बेच नहीं पाएगा। तो फिर गवर्नमेंट क्या लगाएगी? टैरिफ। तो टैरिफ से गवर्नमेंट को रिवेन्यू तो होगा, लेकिन रिवेन्यू जनरेट करना तो एम है, लेकिन सबसे बड़ा एम क्या है? अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाना कंपटीशन से, है ना? समझ आ गई होगी ये लाइन, क्योंकि अपन ने पिछले यूनिट में भी ऐसी बात को यूज किया है। तो ये जो भी मैंने अंडरलाइन कराया सब कुछ इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, फॉर्म्स ऑफ इंपोर्ट टैरिफ। तो इंपोर्ट पे कौन कौन से टैक्स लगते हैं, उनके कौन कौन से टाइप्स है, वो अपन पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। समझ में आ गई होगी बात? ट्रेड पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? भाई इंटरनेशनल ट्रेड को कम ज़्यादा करने के लिए जिन जिन चीज़ों का काम आता है वही होते हैं, और मेनली कौन कौन से होते हैं? एक तो नॉन टैरिफ मेजर्स और एक टैरिफ मेजर्स। तो पहले हम कौन से पढ़ रहे हैं? टैरिफ मेजर्स। टैरिफ मतलब जब आप इंपोर्ट्स पे या एक्सपोर्ट्स पे टैक्स लगा के व्यापार को कम ज़्यादा कर रहे हो, तो वो टैरिफ मेजर्स है। तो इंपोर्ट टैरिफ कौन कौन से होते हैं? एक तो होती है स्पेसिफिक ड्यूटी। तो देखो क्या होती है स्पेसिफिक ड्यूटी, एक होती है एड वैलोरम ड्यूटी। ये दोनों एक साथ पढ़ लेना, है ना? ये दोनों एक मतलब एक से दूसरे से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट है। स्पेसिफिक ड्यूटी क्या है मैं बता देता हूँ तुम्हें। स्पेसिफिक टैरिफ इज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पर फिजिकल यूनिट और अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ कमोडिटी इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। मतलब ये है, जैसे एक कैमरा है, उस पे टैक्स लग रहा है 5000 रुपये, ठीक है? अब वो कैमरा चाहे 50,000 का हो चाहे 5 लाख का हो, कितना टैक्स लगेगा? 5000। तो मतलब अगर आप यूनिट के हिसाब से टैक्स लगा रहे हो, प्राइस के हिसाब से नहीं लगा रहे हो टैक्स। समझ रहे हो क्या बात को? भाई एक कैमरा 50,000 का, एक कैमरा 5 लाख का, फिर भी दोनों पे टैक्स बराबर आ रहा है, क्योंकि एक यूनिट हो गई ना कैमरे की, दोनों एक यूनिट ये, एक यूनिट ये। प्राइस की तो यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही कि प्राइस के हिसाब से टैक्स लगता है। तो अगर प्रोडक्ट की क्वांटिटी, एक यूनिट का, एक घड़ी का टैक्स 200 रुपये है, तो एक और घड़ी का भी 200, फिर एक, चाहे वो घड़ी महंगी हो सस्ती हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? तो वेट और क्वांटिटी के हिसाब से आप अगर टैक्स लगाते हो तो उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक। और अगर आप पैसे के हिसाब से टैक्स लगाते हो, प्राइस के हिसाब से लगाते हो, तो वो क्या होगा? एड वैलोरम। दोनों में ये अंतर है। जैसे एक साइकिल, एक यूनिट है, चाहे वो साइकिल 10,000 की है चाहे 1 लाख की है, उस पर अगर 2,000 रुपये टैक्स है,
अगर ऐसे रूल्स हैं तो वो कौन सा टैक्स होगा, स्पेसिफिक। लेकिन अगर इसी साइकिल पे अगर बोले कि प्राइस का 10% टैक्स है, प्राइस का 10% टैक्स है, तो अगर 1000 की है तब कितना लगेगा, 1000, 10,000 का 10% 1000, और लाख की है तो कितना लगेगा, 10,000। तो टैक्स बदल गया। तो अगर टैक्स अकॉर्डिंग टू प्राइस बदल जाता है, कम ज़्यादा हो जाता है, तो वो एड वैलोरम टैक्स है, और अगर क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा होता है तो वो स्पेसिफिक टैक्स है। समझ में आ गई होगी बात। तो वेट और फिजिकल यूनिट पे जो टैक्स लगता है वो स्पेसिफिक टैक्स होता है। बस इतना ही है। और एग्जाम्पल्स आप चाहे 1000 पढ़ लो, जो मैंने बताया वैसा ही है। देखो क्या है, ए स्पेसिफिक टैरिफ, एग्जाम्पल पढ़ रहा हूँ, अंडरलाइन कर लेंगे आप। चाहिए स्पेसिफिक टैरिफ इज ₹1000 में बी चार्ज ऑन ईच इम्पोर्टेड बाईसाइकिल। ठीक है, तो हर बाईसाइकिल पे क्या होगी। अब इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान सीधा सीधा है कि भाई 10,000 की साइकिल है तो भी 1000 ले रहे हो, अब साइकिल 20,000 की होगी तो भी 1000 ले रहे हो, 50,000 की होगी तो भी 1000 ले रहे हो। तो इससे आपके टैक्स रिवेन्यूज घटेंगे या बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे। सही बात है नहीं, और सही मतलब गलत भी है वो भाई, अकॉर्डिंग टू प्राइस ही होना चाहिए कायदे से। तो इसके देखो डिसएडवांटेज देख लीजिए क्या है। द डिसएडवांटेज ऑफ स्पेसिफिक टैरिफ इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स इज दैट इट प्रोटेक्टिव वैल्यू वेरीज इनवर्सली विद द प्राइस ऑफ द इम्पोर्टेड। तो अंडरलाइन कर लेंगे। तो मेनली टैरिफ का क्या ऑब्जेक्टिव है, आपको मैंने अभी अभी बताया है, अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाना, मेन तो ये। और सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर रेवेन्यू जनरेट करना। लेकिन फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाना, ताकि फॉरेनर्स का माल बहुत सस्ता नहीं हो देश के अंदर। तो ये क्या बोल रहे हैं कि एन इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स इज दैट इट्स प्रोटेक्टिव वैल्यू वेरीज इनवर्सली विद द प्राइस ऑफ द इंपोर्ट। इनवर्सली वर्ड को अंडरलाइन कर लेंगे। तो जैसे जैसे इंपोर्ट की प्राइस बढ़ती जाएगी, आपका प्रोटेक्शन बढ़ने की बजाय क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। 10,000 की माल पे आपने प्रोटेक्शन कितना लगा रखा था, 1000 रुपया, 10 है ना, 10% की तो यहाँ पे। और आप 1 लाख के माल पे भी कितना लगा रहे हो, 1000 रुपये ही फिक्स है ना यहाँ पे। तो आपका प्रोटेक्शन बढ़ाया कम हुआ भाई। जैसे जैसे प्राइस बढ़ी प्रोडक्ट की, तो आपने अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का प्रोटेक्शन बढ़ाया या कम किया, बढ़ाया या कम किया, कम किया। अरे सही है नहीं, अरे 10,000 पे भी आज 1000 टैक्स ले रहे हो, लाख की साइकिल पे भी कितना ले रहे हो, 1000। तो कम ही तो हुआ ना, रेशियो के हिसाब से तो कम हुआ है ना। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ये इसकी बुरी बात है। आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसको बाकी उड़ा दो आप, है ना, कुछ भी लाइन अंडरलाइन मत करना। स्पेसिफिक टैरिफ का केवल इतना ही मतलब है कि जब यूनिट के हिसाब से, प्रोडक्ट की यूनिट के हिसाब से टैक्स लगता है, या वेट पे जो टैक्स लगता है वो स्पेसिफिक होता है। ठीक है, वेट या यूनिट या क्वांटिटी, है ना, ये 3 शब्द के हिसाब से टैक्स लग रहा है तो स्पेसिफिक टैरिफ है। प्राइस चाहे कितनी भी हो, टैरिफ उतना ही रहेगा। प्राइस से टैक्स का कोई लेना देना नहीं है, बुराई मैंने बताई दी। दूसरी बात, एड वैलोरम टैरिफ क्या होता है, तो ये प्राइस के हिसाब से होता है। When the duty is levied as the fixed percentage of the value, value का मतलब प्राइस of the traded commodity, it is called ad valorem tariff। तो अब मैं बोल दूं कि मैं 10% टैक्स लूंगा, तो साइकिल 10,000 की है तो 1000 रुपये लगेगा, 20,000 की है तो 2,000 लगेगा, 40,000 की है तो 4,000 लगेगा। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी टैक्स बढ़ता जाएगा, परसेंटेज तो उतना ही रहेगा लेकिन है ना टैक्स बढ़ता जाएगा। वैल्यू वर्ड को अंडरलाइन कर लेंगे या प्राइस वर्ड को वैल्यू के साथ लिख लेंगे। आगे कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। ये वाली जो एग्जाम्पल मत पढ़ियो चाहिए क्योंकि मैंने समझा दिया आपको, ये वाली लाइन अंडरलाइन कर लेंगे। वाइल एड वैलोरम टैरिफ प्रिजर्व द प्रोटेक्टिव वैल्यू ऑफ टैरिफ ऑन होम प्रोड्यूसर, इट गिव्स इंसेंटिव टू डेलिबरेटली अंडर वैल्यू द गुड्स प्राइस ऑन द इनवॉइसेज एंड बिल्स लीडिंग द रिड्यूस टू टैक्स बर्डन। देखो ये क्या बोल रहा है कि भाई एड वैलोरम टैक्स वैसे अच्छा है क्योंकि वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन इक्वल रख रहा है। पहले भी 10% प्रोटेक्शन, फिर भी 10, फिर भी 10, फिर भी 10। लेकिन इसकी वजह से जो एक्सपोर्टर है ना वो जानबूझ के प्राइस को कम लिखेगा ताकि उसके टैक्स क्या है, कम आए।
तो ये बोल रहे हैं वाइल, तो ये तो इसकी अच्छी बात है कि प्रिजर्व करता है प्रोटेक्टिव वैल्यू को, और बुरी बात क्या है, ऑन द टेरिफ, फिर वो जो कोमा लगाया हुआ है ना उसके बाद उसकी नेगेटिव या डिसएडवांटेज चालू है, इट गिव्स इंसेंटिव टू डेलिबरेटली अंडर वैल्यू। बताओ कोई भी आदमी अंडर वैल्यू करेगा या ओवर वैल्यू करेगा? इस केस में अंडर वैल्यू करेगा, क्योंकि ओवर वैल्यू करेगा तो क्या होगा, टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। अंडर वैल्यू द गुड्स प्राइस ऑन इनवॉइसेज एंड बिल्स of lading to reduce the tax burden. Nevertheless, ad valorem tariff are widely used across the world. फिर भी ना ज़्यादा यूज कौन से टैक्स होते हैं? ad valorem टैक्स यूज होते हैं। समझ में आ गई, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना, और छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, कोई ज़्यादा बड़े नहीं है, बस आपको एक एक बार सुनना है और फिर एक एक बार पढ़ लेना, इससे ज़्यादा कोई टफ मामला नहीं है इधर। देर आर मैनी अदर वेरिएशंस ऑफ द अबाउट टैरिफ, तो अब और भी बहुत तरीके के टैरिफ्स होते हैं छोटे छोटे। तो देखो एक तो होता है मिक्स्ड टैरिफ, है ना। मिक्स्ड टैरिफ क्या होता है? मिक्स्ड टैरिफ आर एक्सप्रेस्ड ईदर ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड, वैल्यू मतलब प्राइस, एड वैलोरम। इसमें आइदर और वर्ड को अंडरलाइन कर लेंगे आप, इधर और या इधर और जो वर्ड है ना इसको आप अंडरलाइन कर ले। on the basis of the unit of the imported specific duty depending on which generates the most income, most word को भी अंडरलाइन कर ले। for the nation और least income at times को भी अंडरलाइन कर लेंगे। तो देखो मिक्स टैरिफ में क्या होगा, मिक्स टैरिफ में मैं ऐसे बोलूं कि भैया जैसे ये कंप्यूटर स्क्रीन है या जो आपकी टीचिंग बोर्ड है ये, इसके ऊपर टैक्स की ऐसे आए कि या तो 20% टैक्स या एक बोर्ड पे 10,000 टैक्स, और ब्रैकेट में लिखा हुआ हो विच एवर इज हायर। तो 20% लगाया, इसका मतलब एड वैलोरम, अरे भाई प्राइस का 20% तो एड वैलोरम हो गया, और या एक बोर्ड पे 10,000 रुपये टैक्स, तो वो कौन सा हो गया, स्पेसिफिक। और इन दोनों में से जो ज़्यादा हो वो टैक्स लेंगे, मतलब दोनों दिए हुए हैं लेकिन विच एवर इज हायर उसको लेंगे। तो ये कौन सा टैरिफ हो गया, मिक्स टैरिफ, है ना। मिक्स टैरिफ में स्पेसिफिक और एड वैलोरम का मिक्स होता है, लेकिन क्या लेकर आता है, आइदर और लेकर आता है, या तो स्पेसिफिक लगेगा या, अब वो शर्त कुछ भी हो सकती है, विच एवर इज हायर भी हो सकती है, विच एवर इज लोअर भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, मैं केवल हायर नहीं बोल रहा हूं, समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है। तो ये हो गया मिक्स टैरिफ। और कंपाउंड टैरिफ भी लगभग ऐसा ही है, उसमें देखो क्या अंतर है मैं बता देता हूं। दोनों कंपाउंड या कंपाउंड ड्यूटी क्या होती है, इसमें क्या होता है, इसमें भी एड वैलोरम और स्पेसिफिक दोनों टैक्स लगते हैं, लेकिन इसमें बताया कैसे होगा, इसमें ऐसे होगा जैसे आपको बोल दे कि 10 किलो तक अगर आप कोई प्रोडक्ट, किलो मतलब क्वांटिटी या वेट, अरे तो पहले किलो बोल रहा हूँ, मतलब कौन सा बोल रहा हूँ, स्पेसिफिक। तो वो आपको बोलेगा कि 10 kg तक तो है ना टैक्स लगेगा 5% की रेट से, या फ्री है 10 kg तक। तो अगर आप माल को 10 kg तक माल एक्सपोर्ट करते हो ना हमारे देश में, तब या तो फ्री है या 5% की रेट से लगेगा मान लो, और 10 से ज़्यादा करते हो है ना, तो फिर मान लो वो आपको बोल देवे कि 10 किलो तक तो मान लिया फ्री बोल दिया, और फिर आपको बोले कि अगर 10 kg से ज़्यादा बेच रहे हो तो फिर है ना पर केजी इस हिसाब से टैक्स लगेगा। तो मैं अब देखो पढ़ाऊंगा तो समझ आ जाएगा। तो इसमें दोनों है, जैसे मैं आपको ये बोलूँ ना कि भाई है ना, अगर जैसे इनकम टैक्स लगता है ना, जैसे आपको कोई बोले कि 50,000 की इनकम तक तो टैक्स 0 है ना, और 50,000 के बाद फिर जितना बढ़ेगा उस पर फिर टैक्स उस हिसाब से लगेगा। देखो पढ़ लो कंपाउंड टैरिफ क्या है, इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एड वैलोरम एंड स्पेसिफिक टैरिफ। तो वहां तो आइदर और वर्ड आ रहा है और यहाँ पे एंड वर्ड आ रहा है, यहाँ दोनों लगेंगे। That is the tariff is calculated on the basis both the value of the imported goods and a unit of measure of the imported goods. It is generally calculated by adding up specific duty on ad valorem duty 10। तो मतलब दोनों को ऐड करेंगे, है ना, इसीलिए मैंने एंड वर्ड को यूज किया यहाँ पे, है ना।
Thus, on an import with quantity Q and price P, a computed tariff collected a revenue to TS Q plus TA PQ, where TS is the specific tariff and TA is the ad valorem tariff. TS मतलब T मतलब tariff, S मतलब specific, TA मतलब T मतलब tariff, A मतलब ad valorem, है ना. फॉर एग्जाम्पल ड्यूटी ऑन चीज, हाँ एग्जाम्पल को अंडरलाइन करेंगे. ड्यूटी ऑन चीज एट 5% एड वैलोरम प्लस 100 पर किलोग्राम. समझ गए ना. तो पर किलोग्राम मतलब वेट, वेट मतलब स्पेसिफिक, और 5% मतलब वैल्यू का 5%, तो वो कौन सा हो गया, एड वैलोरम. और बीच में एंड वर्ड आएगा, प्लस या एंड वर्ड आएगा, आइदर और नहीं आएगा यहाँ पे. समझ में आ गई होगी बात. मिक्स्ड टैरिफ में मतलब या तो आप क्या लगाओगे, स्पेसिफिक, या क्या लगाओगे, एड वैलोरम. और कंपाउंड टैरिफ का मतलब क्या है, दोनों लगेगा. दोनों लगेगा कि भैया वैल्यू का 5% देना है तेरे को, और हर केजी का 5 रुपया देना है, या हर केजी का 10 रुपया देना है. जोड़ ले, दोनों को ऐड करके बता दे, ये टैक्स बनेगा तेरा. इसीलिए इसने यहाँ पे दोनों को ऐड भी कर रखा है. क्योंकि स्पेसिफिक को केवल किससे मल्टीप्लाई करेगा बताओ. अरे ये सरल सा ही है, कोई हार्ड नहीं है ये. 10 किलो है, और स्पेसिफिक जो टैक्स बन रहा है पर केजी के हिसाब से 5 रुपया मान लो, तो ये हो गया 10 × 5 50. और एड वैलोरम को दोनों से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है, क्योंकि वैल्यू कैसे निकलती है, प्राइस इंटू क्वांटिटी. अरे वैल्यू ऐसे ही तो निकलती है जो तुमने इंडेक्स में पढ़ी है ना, इंडेक्स नंबर में. तो प्राइस इंटू क्वांटिटी. तो जो तुम्हारा एड वैलोरम है ना, उसको तो उसमें तो PQ से मल्टीप्लाई होगा, और स्पेसिफिक में केवल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा. और एंड या प्लस वर्ड यूज होगा, और ऊपर वाले में क्या यूज होगा, क्या यूज होगा, आइदर और वर्ड यूज होगा, है ना, याद रख लेंगे. उसके बाद टेक्निकल और अदर टैरिफ. टेक्निकल और अदर टैरिफ ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देखो पढ़ लेते हैं. वो ऊपर वाले दोनों ही, तीनों चारों इंपॉर्टेंट है ना, तो ध्यान से आराम से पढ़ लेना, इनको आसान से ही है. टेक्निकल अदर टैरिफ, दीज आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक कंटेंट ऑन द इंपोर्टेड. स्पेसिफिक कंटेंट वर्ड को अंडरलाइन कर लो. कोई भी माल जो होता है ना, इंपोर्ट जो आप करते हो, उसके स्पेसिफिक कंटेंट पे अगर आप कोई टैक्स लगा रहे हो, तो वो क्या होगा, टेक्निकल टैरिफ होगा, है ना. ठीक है. और इसमें लिख दो ये द ड्यूटीज आर पेएबल बाय इट्स कंपोनेंट्स और रिलेटेड आइटम्स. कंपोनेंट्स वर्ड को भी अंडरलाइन कर लो, और एग्जांपल भी अंडरलाइन कर लो. 3000 ई सोलर पैनल प्लस 50 पर केजी ऑन द बैटरी. तो सोलर पैनल का ही तो पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है बैटरी. तो अगर आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स पे, जैसे कोई प्रोडक्ट है, उसके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स पे आप कंपोनेंट या कंटेंट के हिसाब से टैक्स लगा रहे हो, तो टेक्निकल है. बाकी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अगला इंपॉर्टेंट है सी वाला, टेरिफ रेट कोटा. तो इसमें दोनों चीजें काम आती है, टेरिफ भी और कोटा भी. टेरिफ तो क्या होता है, पैसे वाला रिस्ट्रिक्शन, और कोटा अलग चीज है, दोनों अलग अलग है ना. कोटा होता है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, है ना. टेरिफ में तो आप पैसा लेते हो, और कोटा में आप ये बोलते हो कि हम है ना इस प्रोडक्ट की 20 यूनिट से ज़्यादा नहीं लेंगे, उसको बोलते हैं कोटा लगाना. तो कोटा से भी इंपोर्ट कम होगा या बढ़ेगा, कम होगा. और टैरिफ से भी इंपोर्ट क्या होगा, कम होगा या बढ़ेगा. दोनों के इम्पैक्ट या दोनों का एप्लीकेशन एक है, लेकिन दोनों अलग अलग है. टैरिफ में तो आप पैसा लेते हो कि अगर आपने 20 केजी भेजा ना, तो हम इतना टैक्स लेंगे, 40 पे इतना लेंगे, जितना ज़्यादा माल भेजोगे उतना ही ज़्यादा टैक्स करेंगे. लेकिन कोटा में क्या बोलते हैं कि हम 50 केजी से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो कोटा है. दोनों का ही ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाना या इंपोर्ट को कम करना, है ना. तो ये अब टेरिफ रेट कोटा क्या है. टेरिफ रेट कोटा में ये है कि जैसे 20 केजी तक तो फ्री कर दे माल को, और 20 केजी के बाद है ना आप पे टैक्स लगा देवे, तो ये टेरिफ रेट कोटा है. मतलब पहले तो उसने आपको ये बोले, आप अमेरिका वालों को बोलते हो कि हम है ना 100 यूनिट जूतों की जोड़ी तक, 100 यूनिट तक अगर आप जूते भेज रहे हो ना तो फ्री है, या केवल 1% टैक्स है. लेकिन 100 यूनिट से ज़्यादा सीधे ही फिर 20% टैक्स लगेगा. तो पहले क्या हो गया यहाँ पे, पहले तो कोटा हो गया, और फिर जैसे 100 यूनिट से ज़्यादा कर दिया तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन. दोनों चीज़ें एक साथ चल रही है. तो देखो क्या है,
टेरिफ रेट कोटा कंबाइन, बताओ कंबाइन वर्ड सही है या गलत है? यहाँ दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं, टेरिफ को भी और कोटा को भी। कोटा क्या है? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। टू पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, कोटाज एंड टेरिफ, सही बात है। इंपोर्ट इंटरिंग अंडर स्पेसिफाइड कोटा पोर्शन आर यूजुअली सब्जेक्ट टू ए लोअर समटाइम जीरो टेरिफ रेट। तो मैं बोला ना अभी कि 100 यूनिट तक अगर आप जूते भेज रहे हो तब आपके टैरिफ लगेगा 1% या 0 रुपया। बट इंपोर्ट अबव द क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड ऑन कोटा फेस मच हायर टैरिफ। समझ आ गई होगी मेरी बात? तो ये होता है इंपोर्ट रेट कोटा या टैरिफ रेट कोटा। समझ आ गई होगी बात? मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ हमने पिछले यूनिट में भी पढ़ा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक तो इसका रिलेशन किससे है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन से। एक इसमें ये है कि भाई आप एक देश को ये वादा कर रहे हो कि हम आपके बाकियों से ज़्यादा टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन इस मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ का कोई एक्सेप्शन है क्या? हाँ, प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो है, चाहे FTA हो, चाहे EU हो, चाहे कोई से भी हो, वो सब इसके एक्सेप्शन है। तो इसमें क्या होगा? MNF, ये भी इंपॉर्टेंट है, MFN टैरिफ रेफर टू इंपोर्ट टैरिफ विच कंट्रीज प्रॉमिस। प्रॉमिस वर्ड वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछले यूनिट में भी आपको बताया था ये कि भाई वादा करते हैं टू इम्पोज ऑन इंपोर्ट फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ द WTO अनलेस द कंट्री इज पार्ट ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है ना? तो PTA तो इसका एक्सेप्शन है। तो आप जब वादा कर रहे हो कि हम इतना ही, सच है जो मैंने आपको बताया भी, FTA और कस्टम यूनियन और भी जो बताए, this means that in practice MFN rate are the highest most restrictive, मतलब कायदे से इसको ये बोलना चाहिए are the lowest, लेकिन यहाँ पे highest बोल रहा है, मतलब वो सबसे ज्यादा छूट, मतलब सस्ता कर रहे हैं उसके। restrictive मतलब कम, अरे कम या ज्यादा? कम, तभी तो most favored हो गया। that WTO member charge each other, है ना? most restrictive, किससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। इससे कम चार्ज कब कर सकते हैं? जब प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। सम कंट्रीज इंपोज हायर टैरिफ ऑन कंट्रीज दैट आर नॉट पार्ट ऑफ WTO। ये कोई खास लाइन नहीं है। तो MFN वाला समझ आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इस पे। वेरिएबल टैरिफ क्या होती है? वेरिएबल आसानी है, वेरिएबल में कोई खास पंगा नहीं है। ए ड्यूटी टिपिकली फिक्स टू ब्रिंग द प्राइस ऑफ एन इंपोर्टेड कमोडिटी अप टू ए लेवल ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखो वेरिएबल टैरिफ क्या होता है? जैसे मान लो गेहूं इंडिया वाले किसान कितने रुपए में बेच रहे हैं? 1000 रुपए में या 1200 रुपए में, मान लो 1000 रुपए में बेच रहे हैं। अब अमेरिका का माल आया, अमेरिका बेचना चाहता है 400 में, तो अमेरिका वाले पे इंडिया वाले कितना टैक्स लगाएंगे? 600 रुपये। ठीक है? अब मान लो इंडिया वाले पहले 1000 में बेच रहे थे, अब कोई कारण हो गया वो 1100 में बेचने लग गए, लेकिन अमेरिका का माल आया 400 में, तो टैक्स बढ़ा दोगे क्या? पहले 600 ले रहे थे, अब कितना लोगे? 700। फिर मान लो इंडिया वाले 2000 में बेचने लग गए, तो आप टैक्स कितना कर दोगे उनके ऊपर? लगभग 1600 रुपये। तो वेरी हो रहा है या टैक्स नहीं हो रहा? और ये वेरी क्यों हो रहा है? ताकि आप डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स है उनके बराबर ले आओ उस भाव को, इसलिए वेरी हो रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? तो ऐसा टैक्स जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स वाला गुड्स है ना, उसके बराबर फॉरेनर्स के प्रोडक्ट के भाव करने के लिए लगाया जाता है, उसको ऊपर नीचे किया जाता है, उसी को कौन सा बोलते हैं? वेरिएबल टैरिफ। एक ही लाइन है, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है। फिर प्रेफरेंशियल टैरिफ, ये मैंने आपको बता दिया, पिछली क्लास में बताया था। प्रेफरेंशियल मतलब PTA। तो आप अगर कुछ खास देशों से दोस्ती कर लेते हो तो उनको MFN रेट से भी कम रेट पे टैक्स लगा सकते हो, है ना? जैसे नाफ्टा, EU, ये सब किसके एग्जाम्पल्स थे? प्रेफरेंशियल टैरिफ के। नाफ्टा का फुल फॉर्म क्या था? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया। उसमें कितने देश थे? 3, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा, है ना? और प्रेफरेंशियल में FTA हो गया, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, वो सब जो चारों थे ना, वो सब प्रेफरेंशियल के एग्जाम्पल्स है। तो देखिए क्या है, nearly all countries are part of at least one preferential trade agreement under which they promise to give another country's product lower tariff than their MFN rate। MFN से भी कम में दे देंगे आपको, तो इसीलिए तो MFN का एक्सेप्शन बोला जाता है इसको। आगे आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, नाफ्टा वगैरह के बारे में बताया हुआ है, EU वगैरह के जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले से ही। लास्ट वाली लाइन अंडरलाइन कर लेंगे। द जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस इज वन सच सिस्टम विच इज
करंटली प्रिवेलिंग, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, फुल फॉर्म पढ़ लेना है जीएसपी की, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, बस इतना ही है। इसको और पढ़ने की, नाफ्टा में कौन कौन से देश है वो अपन उस यूनिट में पहले से ही पढ़ के आए हैं, है ना, तो इसमें आगे मत पढ़ियो। जब MF1 रेट से भी कम रेट पे आपको प्रॉमिस कर रहे हो आप किसी देश को, तो मतलब वो कौन सा टैरिफ हो जाएगा, प्रेफरेंशियल। फिर है बाउंड टैरिफ, बाउंड का मतलब सीधी सी बात है WTO, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, बाउंड टैरिफ का मतलब है कि WTO ने ये बोल रखा है कि इससे ज़्यादा टैरिफ आप नहीं ले सकते, तो ये मैक्सिमम टैरिफ है जो आप चार्ज कर सकते हो, है ना, ये उस आपके ऊपर बाउंडेशन है। तो क्या बोल रहा है, अंडर दिस WTO मेंबर बाइंड्स इटसेल्फ विच ए लीगल कमिटमेंट नॉट टू रेज टैरिफ रेट अबव ए सर्टेन लेवल, बस इतना ही अंडरलाइन कर लेंगे, आगे नहीं पढ़ना है आपको इसमें कुछ भी, ठीक है ना। तो मैक्सिमम, इससे ऊपर आप टैक्स नहीं लेके जा सकते, एग्रीमेंट हो रखे हैं, आपने WTO को ये बोला हुआ है कि हाँ भाई, WTO ने बोल दिया कि इस प्रोडक्ट पे 18% से ज़्यादा टैक्स नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। बाउंड से कम तो ले सकते हो लेकिन ज़्यादा टैक्स नहीं ले सकते हो आप। अप्लाइड टैरिफ, अप्लाइड में भी कुछ नहीं है, ये MF1 जो देश होता है ना, उस पर जो आप रेट लगाते हो उसको अप्लाइड टैरिफ बोलते हैं। जैसे आपने मान लो श्रीलंका को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया, तो आप उस पर कितना टैक्स अप्लाई कर रहे हो, 3%, 10%, उसी को क्या बोलेंगे, अप्लाइड टैरिफ। तो अंडरलाइन कर लेंगे पहली लाइन को, एंड अप्लाइड टैरिफ इज द ड्यूटी दैट इज एक्चुअली चार्ज, जो वास्तव में लगाई जाती है ऑन इम्पोर्ट्स ऑन ए मोस्ट फेवर्ड नेशन बेसिस, बस इतना ही पढ़ना है, कुछ भी नहीं है इसमें भी, जो एक्चुअल में आप लगा रहे हो। भाई MF1 क्या होता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन, मतलब आप वादा कर रहे हो उसको कि इतना आपसे कम किसी के नहीं लगाएंगे, बस केवल प्रेफरेंशियल ट्रेड एक्सेप्शन है आपका। और अप्लाइड क्या है कि जितना आप लगाते हो उस पर टैक्स वो अप्लाइड है। एस्केलेटेड टैरिफ पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये। एस्केलेटेड का मतलब है बढ़ता हुआ टैरिफ, लिख लेंगे चाहे आप हिंदी में जो भी है, इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ टैरिफ, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो एस्केलेटेड टैरिफ क्या होता है। एस्केलेटेड टैरिफ का सिंपल सा मतलब है, जब अमेरिका से कोई रॉ मटेरियल आता है इंडिया में, इंडिया ने क्या किया, इंपोर्ट, अब अमेरिका ने क्या किया, एक्सपोर्ट, तो जो जितना ज्यादा रॉ मटेरियल है उस पे टैक्स अब इंडिया क्या लगाएगा, कम लगाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल आने का मतलब क्या हुआ, इंडस्ट्री यहाँ लगेगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करना है। तो अगर रॉ मटेरियल आया तो टैक्स कम लगेगा, अगर वो थोड़ा सा रॉ से फिनिश्ड आया तो टैक्स ज़्यादा लगेगा, वो पूरा बन के तैयार होके आया तो टैक्स और भी ज़्यादा लगेगा। तो यही क्या होता है, एस्केलेटेड टैरिफ। और इसका रीजन भी आप अपने दिमाग में अच्छे से समझ लेंगे। रॉ मटेरियल पे टैक्स इसलिए कम लगाया जाता है क्योंकि रॉ मटेरियल आया तो वो सीधा थोड़ी बिकेगा मार्केट में, यहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू पूरा तैयार होगा, यहाँ के लोगों को इंडस्ट्री मिलेगी, व्यापार मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट रॉ मटेरियल पे टैक्स कम लगाएगी या ज़्यादा, कम लगाएगी। और अगर माल पूरा बन के तैयार होके आ गया है तो फिर उस पर टैक्स बढ़ेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एस्केलेटेड टैरिफ। तो कोई भी प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्शन स्टेज पे जितना नीचे वाले लेवल पे होगा उतना ही कम टैक्स लगेगा, और जितना ऊपर वाले लेवल पे होगा उतना ही टैक्स ज्यादा लगेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एस्केलेटेड टैरिफ। तो पढ़ लेते हैं। Escalated tariff structure refer to the system wherein the nominal tariff rate on import on manufactured goods, manufactured मतलब बनी बनाई तैयार रेडीमेड, are higher than the nominal rates on the intermediate inputs and raw material। समझ में आ गई होगी मेरी बात, सिंपल सी लाइन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। The tariff on the product increases as that product moves through the value added chain। तो जैसे जैसे वैल्यू एडेड चेन में आप ऊपर बढ़ोगे वैसे वैसे आपका टैरिफ इंक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जांपल 4% टैरिफ ऑन आयरन और मतलब कच्चे लोहे के ऊपर 4% लग रहा है, और 12% टैरिफ ऑन स्टील पाइप्स। तो तैयार होके आ गई जो पाइप पूरी, तो उस पर कितना लग रहा है, 12%। तो आपसे ये एग्जाम्पल भी पूछ ले कि भाई ये एग्जाम्पल बताओ कौन सा टैरिफ का है, तो आपको तैयार रहना है किसका है, एस्केलेटेड टैरिफ। दिस टाइप ऑफ टैरिफ इज डिस्क्रिमिनेटरी। ये टैरिफ कैसा होता है, डिस्क्रिमिनेटरी, क्योंकि भेदभाव तो कर ही रहा है ना ये, तो हम ऐसे अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, WTO के रूल्स के हिसाब से ही लगेगा।
as it protects manufacturing industries in importing country and dampens the attempt for developing manufacturing industries for exporting countries। समझ में आ गई होगी बात। तो इसका मेन कारण यही है ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बढ़े, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। This has special relevance to trade between developed countries and developing countries. Developing countries are thus forced to contribute to suppliers of raw material without much value addition। ये कुछ खास लाइंस नहीं है, आपको इसका लास्ट वाली दोनों लाइनें आप उड़ा सकते हैं, बस आपको इतना समझ आना चाहिए कि एस्केलेटेड टैरिफ क्या होता है। वैल्यू एडेड वर्ड भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप सर्किल में डाल देंगे। वैल्यू एडेड चेन में जितना नीचे होगा प्रोडक्ट उतना ही कम टैक्स लगेगा, जैसे जैसे ऊपर आएगा प्रोडक्ट ज़्यादा टैक्स लगेगा। समझ में आ गई बात। उसके बाद प्रोहिबिटिव टैरिफ, तो ये तो नाम से ही पता लग रहा है, ऐसा टैरिफ जो आप ले नहीं सकते हो, मना करा हुआ है ना, तो देख लो। ए प्रोहिबिटिव टैरिफ इज वन दैट इज सेट टू सो हाई दैट नो इंपोर्ट्स कैन एंटर। तो प्रोहिबिटिव टैरिफ वो होता है जब आपने ऐसे हर कितना ही टैरिफ लगा दिया, जैसे पानी की बोतल आ रही है मान लो अमेरिका से या कहीं से भी, और आपने उस पर टैक्स लगा दिया 500%, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि इंपोर्ट हमारे देश में आ नहीं पाए, तो उसको बोलते हैं प्रोहिबिटिव टैरिफ। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है ताकि इंपोर्ट्स एकदम बंद हो जाए, नहीं आए, इतना लगा दो आप। अब बच्चे को ये बोल दो कि अगर तू है ना 1 सेकंड भी लेट आया, एक भी दिन पूरे 365 में से, तो तेरे 10 लाख का जुर्माना लगाएंगे। तो इसका मतलब सीधा सा आप यही बोलना चाह रहे हो ना कि तुम आओ ही मत, है या नहीं? कौन देगा तुम्हें 10 लाख का जुर्माना, सीधी सी बात। तो यही है प्रोहिबिटिव टैक्स। मैं डायरेक्ट नहीं बोल रहा, इनडायरेक्ट तो यही बोलना चाह रहे हैं ना कि हम किसी को पढ़ाना नहीं चाहते, है ना। इंपोर्ट सब्सिडीज, इंपोर्ट सब्सिडी मैंने बताई, बताओ इंपोर्ट कौन से जनरली तो एक्सपोर्ट पे दी जाती है सब्सिडी, ध्यान रखना। सब्सिडी किस पे दी जाती है? एक्सपोर्ट। इंपोर्ट पे तो जनरली क्या लगते हैं? टैक्स। लेकिन ये इंपोर्ट पे भी कभी कभी हम सब्सिडी दे देते हैं, है ना। ये कब देते हैं? देखो, ये रेयर केसेज में ही देते हैं ना। इंपोर्ट सब्सिडीज आर एग्जिस्ट इन सम कंट्रीज, कुछ देशों में ऐसी होती है। एंड इंपोर्ट सब्सिडी सप्लाई ए पेमेंट पर यूनिट ऑफ परसेंटेज ऑफ वैल्यू। तो इसमें कुछ खास नहीं है, इतनी सी बात है यार कि जब आप इंपोर्ट करने पे टैक्स नहीं दे रहे हो, सामने वाले को सब्सिडी दे रहे हो, तो वो इंपोर्ट सब्सिडी है। लेकिन ये रेयर होता है, बहुत रेयर। जैसे एक्सपोर्ट पे टैक्स भी क्या होता है? रेयर। वैसे ही इंपोर्ट पे सब्सिडी भी क्या होती है? रेयर। इंपोर्ट पे तो टैक्स ही लगता है 99% केसेज में। ऐसे ही एक्सपोर्ट पे क्या मिलेगा आपको? सब्सिडी मिलती है एक्सपोर्ट पे, लेकिन कभी कभी एक्सपोर्ट पे भी टैक्स लग सकता है ना। तो ऐसा है। टैरिफ एज रिस्पॉन्स ऑफ ट्रेड डिस्टोर्शन, ये भी बहुत ही अच्छा है। ट्रेड डिस्टोर्शन क्या होता है? जब कोई सामने वाला देश आपके देश के साथ गलत कर रहा है, अनफेयर कर रहा है ना। जैसे चाइना इंडिया के साथ गलत कर रहा है, मान लो व्यापार में अनएथिकल काम कर रहा है, अनफेयर काम कर रहा है, तो वो ट्रेड को डिस्टोर्ट कर रहा है। डिस्टोर्ट करना मतलब बिगाड़ना। तो फिर आप रिस्पॉन्स के रूप में, आपको भी रिस्पॉन्स तो देना पड़ेगा या बैठे रहोगे? रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। तो जब रिस्पॉन्स इंडियन गवर्नमेंट करेगी तो उसको बोलते हैं टैरिफ एज रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टोर्शन। समझ में आ गई होगी बात कि कोई देश अगर आपके देश के साथ ट्रेड में अनफेयर अनएथिकल काम करता है, तो फिर आप जो उसके ऊपर टैक्स लगाते हो उसको क्या बोलते हैं? टैरिफ एज रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टोर्शन। ट्रेड डिस्टोर्शन का मतलब यही होता है व्यापार को बिगाड़ना, खराब करना, अनफेयर तरीके से काम करना। जैसे एग्जाम्पल तुम्हें बता दूं, जैसे डंपिंग कर रहा है चाइना अपने साथ मान लो, तो ये ट्रेड डिस्टोर्शन ही अनफेयर काम है। डंपिंग अच्छी चीज नहीं है, पिछले यूनिट में पढ़ा के आया हूं आप लोगों को। तो इसके रिस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट जो टैक्स लगाएगी वो क्या होगा? टैरिफ एज रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टोर्शन। या और देखते हैं क्या होता है। और लेकिन इसने एम में एंटी डंपिंग ड्यूटीज दे ही रखी है, तो ये दोनों लगभग सेम है ना। ये वाला भी और ये वाला। एंटी डंपिंग ड्यूटीज तो आपको समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से पिछले यूनिट वाली। भाई कोई देश अपने देश इंडिया में माल को डंपिंग करता है, मतलब सस्ते में बेचता है या कॉस्ट से भी कम में बेचता है, पिछले यूनिट में लिखवाया आप लोगों को। तो फिर इंडिया की क्या जिम्मेदारी है? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगी या नहीं लगाएगी? लगाएगी, नहीं तो बच ही नहीं पाएंगे उसके देश के प्रोड्यूसर्स।
तो ये होती है एंटी डंपिंग ड्यूटीज। तो ये भी तो एक तरीके का टैक्स ही है। तो देखो ट्रेड अफेयर्स रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन को एक बार पढ़ते हैं। समटाइम कंट्रीज इंगेज इन अनफेयर फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिसेस विच आर ट्रेड डिस्टोर्टिंग इन नेचर एंड एडवर्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द डोमेस्टिक फर्म द अफेक्ट इम्पोर्ट कंट्रीज अपॉन कंफर्मेशन ऑफ डिस्टॉर्शन। तो जैसे ही आपको कंफर्म हो जाएगा कि अगले बंदा अपने साथ अनफेयर कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, गलत कर रहा है, रिस्पॉन्ड क्विकली बाई मेजर्स इन फॉर्म ऑफ टैरिफ रिस्पॉन्स टू ऑफसेट दैट डिस्टॉर्शन। तो आपको तुरंत क्या करना है, रिस्पॉन्स देना है। दीज पॉलिसीज आर ऑफन रेफर्ड एज ट्रिगर प्राइस मैकेनिज्म। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, अंडरलाइन कर लेंगे, डिब्बे में डाल लेंगे इसको। ट्रिगर प्राइस मैकेनिज्म। ट्रिगर किसको बोलते हैं तुम्हें पता ही है, बंदूक का जो होता है ना उसको दबाते हैं, उसी को तो ट्रिगर बोलते हैं। तो आपको ऐसे पता लगा कि ये कंट्री अपने साथ अनफेयर कर रहा है, ट्रेड डिस्टोर्स कर रहा है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रिगर प्राइस मैकेनिज्म। मतलब आपको जल्दी से प्राइसेज को ऊपर करना पड़ेगा, टैक्स उस पर लगाना पड़ेगा। ट्रिगर उसका मतलब है ट्रिगर प्राइस मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखेंगे। ट्रिगर प्राइस मैकेनिज्म का मतलब अगर कोई कंट्री आपके साथ अनफेयर कर रहा है, अनएथिकल कर रहा है, ट्रेडिंग में चीट कर रहा है, तो आपको उसको रिस्पॉन्ड तुरंत करना पड़ेगा, क्विकली करना पड़ेगा। और आपको पता है क्विकली रिस्पॉन्ड करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म काम आएगा, ट्रिगर प्राइस मैकेनिज्म। द फॉलोइंग सेक्शंस रिलेट टू सच टैरिफ रिस्पॉन्स ऑन द डिस्ट्रिक्ट। देखो ये बोल रहे हैं कि इसमें कौन कौन से दो ये वाला पॉइंट है ना, इसी का ये पॉइंट है, और इसके नीचे एक और पॉइंट है ना, तो ये खुद ही बोल दिया कि फॉलोइंग है ना, नीचे वाले इसी से रिलेटेड है। तो है एंटी डंपिंग ड्यूटीज। मैं आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ। एंटी डंपिंग मतलब पहले आपको पता होना चाहिए डंपिंग क्या होती है। अगर कोई भी फॉरेन कंट्री आपके देश में माल सस्ता बेचता है, जानबूझकर सस्ता बेचता है, अपने देश में तो वो बेच रहा है 100 रुपये में, आपके में बेच रहा है 70 रुपये में, तो इसी को डंपिंग बोलते हैं। और डंपिंग वो आपका भला नहीं चाहता है, आपके मार्केट को क्या करना चाहता है, टेक ओवर करना चाहता है, कैप्चर करना चाहता है। तो उस डंपिंग को आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, तब आपको क्या लगानी पड़ेगी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। और एंटी डंपिंग ड्यूटी टैरिफ एज रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन का ही पार्ट है, या ट्रिगर प्राइस मैकेनिज्म का ही पार्ट है। समझ आ गई होगी बात, समझ में आ गई होगी बात। और डंपिंग का एक और डेफिनेशन मैंने बताया था कि कॉस्ट से कम में बेचना। अगर खुद के तो पड़ रहा है 500 का और हमारे देश में बेच रहा है 300 का, घाटा खा रहा है वो, तो वो भी डंपिंग है। तो डंपिंग की दोनों डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ आपसे कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमने पिछले यूनिट में डंपिंग फेयर होती है, अनफेयर होती है, अनफेयर होती है, बढ़िया नहीं होती है भैया। देखो ये रहा, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन जनवरी 2017 इंडिया इम्पोज्ड एंटी डंपिंग ड्यूटीज ऑन कलर कोटेड और प्री पेंटेड फ्लेट स्टील प्रोडक्ट इम्पोर्टेड इनटू द कंट्री फ्रॉम चाइना एंड यूरोपियन नेशंस फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 6 months एंड फॉर जूट एंड जूट प्रोडक्ट फ्रॉम द बांग्लादेश एंड नेपाल। तो इन एग्जाम्पल से आप ये भी याद कर सकते हैं कि इंडिया ने अभी रिसेंटली कौन कौन सी चीज़ों पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है ना। तो मतलब वो डंपिंग कर रहे थे तभी तो इंडिया ने लगाई है। कौन से पे कर रहा था, चाइना और यूरोपियन यूनियन, किन किन पे, प्री पेंटेड फ्लेट स्टील प्रोडक्ट्स, है ना। और ये बांग्लादेश किस पे कर रहा है, बांग्लादेश और नेपाल किस पे कर रहा है, जूट और जूट के प्रोडक्ट्स पे, है ना। बस इतना सा याद करना है। डंपिंग वंपिंग आपको मैंने बता ही दिया कि क्या होती है। और डंपिंग से डोमेस्टिक इंडस्ट्री की हेल्थ खराब होगी या बढ़िया होगी, खराब होगी। ये देखिए लाइन, दिस इज जस्टिफाइड ओनली इन डोमेस्टिक इंडस्ट्री सीरियसली इंजर्ड बाय इंपोर्ट कंपटीशन। तो जब आप एंटी डंपिंग तभी लगा सकते हो जब आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के नुकसान हो रहा हो, मतलब रूल्स वही लगा सकते हो आप। बेमतलब में ऐसे नहीं बोल सकते कि एंटी डंपिंग लगाऊंगा, रोक के दिखा, है ना। जब जरूरत है तभी लगेगा। आगे बढ़ते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी उसी का पार्ट है, टैरिफ एज द रिस्पॉन्स ऑफ ट्रेड डिस्टॉर्शन। अभी काउंटर, नाम से ही पता लग रहा है काउंटर, है ना। जब आपको कोई मार रहा है आप भी तो काउंटर करोगे, सही है या नहीं। आपको कोई गाली दे रहा है तो आप भी उसको गाली दोगे, तो इसी को बोलते हैं काउंटर करना। आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो, आपके साथ गलत हो रहा है तो फिर आप काउंटर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड काउंटर वेलिंग ड्यूटी। सीधी सी बात है। तो देखिए क्या है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी आर टैरिफ दैट एम टू ऑफसेट। बताओ ऑफसेट करना ही होगा या नहीं होगा। सामने वाले ने आपको मारा तो आप भी तो ऑफसेट करोगे ना, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए आप भी उसको मारने की कोशिश करोगे। वो द आर्टिफिशियली लो प्राइसेज चार्ज बाई एक्सपोर्टर्स, आर्टिफिशियली लो प्राइसेज अंडरलाइन करो। ये क्या बोल रहा है, ये एग्जांपल भी मैं आपको 10 बार दे चुका हूं। अमेरिका के फार्मर्स
1000 रुपए में माल बनाते हैं, लेकिन अमेरिका के फार्मर्स को अमेरिकन गवर्नमेंट 800 रुपए की सब्सिडी दे देती है। तो कितने का पड़ा उनके वो माल? एक्चुअल में तो 1000 का पड़ा, लेकिन अब कितने का पड़ा? अब वो अगर इंडियन मार्केट में 500 का भी बेच दे तो उनके फायदा है या नहीं है? तो ये प्राइस आर्टिफिशियली लो हुई है, एक्चुअल में लो नहीं हुई है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने कम करवा दी है। तो इसका मतलब काउंटर वेलिंग ड्यूटीज किसका इलाज करने के लिए दी जाती है? सब्सिडीज को ऑफसेट करने के लिए दी जाती है। अगर किसी भी एक्सपोर्टर कंट्री ने जरूरत से ज्यादा सब्सिडी दी है तो उस सब्सिडी को सेट ऑफ करने के लिए जो इंपोर्टर कंट्री एक्स्ट्रा टैक्स लगाता है उसी को क्या बोलते हैं? काउंटर। और डंपिंग को सेट ऑफ करने के लिए जो इंपोर्टर कंट्री एक्स्ट्रा टैक्स लगाता है उसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो आप ये लिख लेंगे और अंडरलाइन भी कर लेंगे, मैं बता देता हूँ। ये ना लो प्राइस चार्ज बाय द एक्सपोर्टर हु एंजॉय एक्सपोर्ट सब्सिडीज एंड टैक्स कंसेशन ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट। और हद से ज्यादा टैक्स कंसेशन अगर कोई गवर्नमेंट दे रही है तो ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, और इसका शॉर्ट में नेम होता है CVD, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। इतना ही होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो जब कोई भी एक्सपोर्टर कंट्री अपने एक्सपोर्टर्स को जरूरत से ज्यादा सब्सिडी देता है या जरूरत से ज्यादा टैक्स में छूटे देता है तो इंपोर्टर कंट्री का ये धर्म बन जाता है, इंपोर्टर कंट्री की ये मजबूरी बन जाती है कि उस सब्सिडी को या टैक्स कंसेशन को क्या करे, वो सेट ऑफ करे, ताकि उसके जो डोमेस्टिक फार्मर्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो बच सके। तो दैट इज कॉल्ड काउंटर वेल। तो ये दोनों ही किसका पार्ट है? टैक्स एज द रिस्पॉन्स ऑफ ट्रेड डिस्टोर्शन। तो डंपिंग से भी ट्रेड डिस्टोर्शन होता है और जरूरत से ज्यादा सब्सिडी और टैक्स कंसेशन देने से भी क्या होता है? ट्रेड डिस्टोर्शन होता है। तो ये आपके टैरिफ के जो टाइप्स होते हैं वो आ गए। इफेक्ट्स पे आ जाओ आप, इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ। तो भाई माल पे या इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स पे आप टैक्स लगाओगे तो क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे? तो देखते हैं भाई।